हेलो एवरीवन। आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस में तो देखा ही होगा कि हम किसी भी एक रैंडम टॉपर को उठाकर उनके साथ में निमशेट के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीधे ही किसी एक रूम में जाकर उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं निमशेट के बारे में, जो कि बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा है इधर? क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने रूम का? ये क्या लिख रखा है? रुको, क्या चल रहा है इधर? क्या देख रहे हो ऐसा तुम लोग? अरे नहीं यार, बस ऐसे देखो ऐसा है कि आज अड्डा यहीं लगेगा, आज वीडियो यहीं बनाना है। सोच रहा था कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन वीडियो 2 महीना बाकी है, तो आज रूम नंबर 10 की बारी। तो रैंक बताओ यार अपना अपना। सिंगल डिजिट यही हुई है। सिंगल कितना है? 4। लपेट लो भाई इसको, बेटा इसको इसको बीच में बिठा ले। चलो चलो करो सेटअप, आज यहीं बैठेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और डिस्कशन के साथ आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेलो, आई एम निखिल चीपा, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो मैं सतीश कुमार हूँ फ्रॉम कच्छ गुजरात। Hello, I am Darshan Udewal from Jaipur. हेलो, आई एम आदर्श पाटीदार फ्रॉम मध्य प्रदेश। और आज हमारे साथ है विवेक कुमार, ऑल इंडिया रैंक 4 इन निमसेट 2023। आई एम विवेक कुमार एंड आई एम फ्रॉम बैरोड राजस्थान। ठीक है। सो यार सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो यार ये बता विवेक, निमसेट से पहले तेरा पूरा सिलेबस कवर था कि नहीं था, और कितना कॉन्फिडेंट था भाई तू निमसेट से पहले? सिलेबस तो मोस्टली पूरा कवर हो गया था, मैथ्स में भी और लॉजिकल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स कर ही लिए थे। कंप्यूटर में मैंने मतलब पूरा कवर नहीं किया था, मोस्टली जो पूछा जा रहा था, जो इम्पोर्टेंट मतलब कवर कर लिया था। और इंग्लिश तो देखा ही नहीं था। और कॉन्फिडेंट तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट था कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी, कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगी, पर कोशिश यही थी कि बस अच्छी मिल जाए कोई। और पता है सिलेबस सभी का सेम है, सभी पढ़ते भी अपने अपने हिसाब से पूरा है, सबको लगता है हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सभी के मॉक टेस्ट में और एग्जाम्स में मार्क्स अलग क्यों आते हैं? सभी का प्रिपरेशन का तरीका भी अलग होता है, और कॉन्सेप्ट का भी फ़र्क पड़ता है। और मतलब मैंने शुरुआत में आरडी की थी, तो आरडी से काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, एग्जांपल तुम करोगे तो फिर बाद में तुम इजी लेवल क्वेश्चन करते हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती। और फिर बाद में मॉक वगैरह जितने देते हो तुम, इतना इम्प्रूवमेंट आता जाता है तुम्हारे अंदर। और बस फिर मतलब मेरे को लगता है ये कि स्ट्रैटेजी की भी बात है, लाइक दो लोगों के स्ट्रैटेजीज भी डिफर करती हैं। सो लाइक ये बता दें तेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब कैसे रैंक 4? मतलब बस जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तुम्हारा करंटली, मतलब स्टार्टिंग में तो तुम फोकस करो उसी टॉपिक पे, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ो। कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही, जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें देखो टाइम दो से। तुम फर्स्ट टाइम जब करते हो तो तुम बिल्कुल टाइम ले लेके आराम से टॉपिक कर सकते हो, चैप्टर वाइज चलते चलते। बट लास्ट में तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता, तुम किसी पर्टिकुलर उसको नहीं देख सकते। तो तुम्हें फर्स्ट टाइम जब तुम करते हो तो तुम्हें अच्छे से करना है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएँ। फिर बाद में तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूँ मैं लास्ट टाइम पे, स्पीड पे फोकस कर सकते हो, फिर शॉर्टकट लगा सकते हो बाद में, ताकि जल्दी कर। ये मैंने देखा है, मतलब बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पहले कंसेप्ट कवर कर लूँगा, उसके बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जब चैप्टर चल रहा है वही बेस्ट टाइम है, तुम उसकी सारे के सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर करो, वो बेस्ट टाइम है जब चैप्टर चल रहा है। और एक और चीज़ करते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि बेसिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब बेसिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेन। अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा है तभी तुम हायर क्वेश्चन पे जा सकते हो, तो बेसिक के जितने अच्छे हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। अब ये बताओ कि जैसे मतलब बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक कर रहे हैं, एक टॉपिक करंटली चल रहा है, लेकिन वो प्रीवियस जो टॉपिक है उसको भूलने लगते हैं, तो उसके लिए क्या करते हो तुम? ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मतलब शुरुआत में जब ट्रिग्नो वगैरह हुआ, फिर बाद में तो मैं अगले टॉपिक पे गया तो मेरे को ट्रिग्नो के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे एकदम से, फिर मैंने उठा के देखे तो मेरे से नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम मैं कर भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था शुरू में, तो मैं करंट टॉपिक ही कर रहा था। बट जब एकदम से फिर मॉक आए, तो मेरे शुरुआत में पहले मॉक में शायद 300 के अराउंड कुछ नंबर आए थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई अब तो दिक्कत है, पहले वाले तो सब भूल गए। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब फॉर्मूले रिकैप करने लग गए। तो तुम मतलब ऐसा कर सकते हो कि फॉर्मूले का एक कॉपी बना लो, और तुम जब, क्योंकि फिर फॉर्मूले तुम जब रिकैप मारते हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत दिमाग में आने लगता है, तो तुम इतना भूलोगे नहीं, फिर बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर लास्ट में मॉक वगैरह जब तुम देते हो तो
तो इतनी दिक्कत नहीं हर आती। चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। हाँ, शॉर्ट जो नोट करंट टॉपिक चल रहा है उसके साथ साथ प्रीवियस को भी रिवाइज करते चलो। मतलब सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं, तुम थोड़ी बहुत छोटी मोटी थ्योरी भी लिख लो, जो कोर लॉजिक है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। पीछे वाले टॉपिक को अपन को छोड़ के नहीं चलना है। हाँ। जो पीछे वाला टॉपिक हो चुका है उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और रिवाइज साथ में करते चलो। हर हफ्ते देख लिया, और लास्ट में तो तुम्हें मतलब फॉर्मूले देखने ही है। हर 2 दिन में देख लो, 3 दिन वाला एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि फॉर्मूला तो सभी तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। मैं वैसे करता था कि हर वीक संडे तो मैं फिक्स रखता था कि एक बार जो प्रीवियस हो चुके हैं उनके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने हैं, तो प्लस पॉइंट होता है। और पता है डीपीपी भी इसीलिए तो होती है यार खास, कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसको बाद में रिवीजन करना, तो एक डीपीपी उठाओ, 30-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसी से रिवीजन हो जाता है अच्छे से। और चलो अभी एक बार फिर ये दिक्कत है कि जब अपन प्रिपरेशन करते हैं ना, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं अपने पास। मतलब इतना सब कुछ है, सोशल मीडिया आजकल सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स, एक बार देखने लगे तो भाई 2 घंटे निकल गए पता भी नहीं पड़ा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी शुरुआत में। मेरे भी मतलब शुरुआत के महीनों में मतलब मैं भी मतलब ये सब डिस्ट्रैक्शन थी, और बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ ज़्यादा ही टाइम चले जा रहा है इन सब चीज़ों में, तो लास्ट के कुछ महीनों में मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। बाद में फिर मैंने इंस्टाग्राम वगैरह मुझे। और अपोजिट अट्रैक्शन को कैसे डिलीट करा? अब या तो तुम निमसेट की तैयारी कर लो या फिर उसके चक्कर में पड़ जाओ। दोनों एक ही चीज़ हो सकती है। मतलब तेरे को होता था कि नहीं होता था भाई? टॉप रैंकर्स को होता है कि नहीं होता है? ये बता दे यार, आज मिथ क्लियर हो जाएगा आज। अट्रैक्शन तो नेचुरल है, वो सभी को होगा, सबको बस तुम्हें तुम्हारी प्रेफरेंस और वो सही टाइम होता है सब चीज़ों का। सही टाइम। प्रायोरिटी अपनी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि सबको बताया ये रैंक 4 है, तो एक चीज बताओ कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए निमसेट क्लियर करने के लिए? कुछ लोग बोलते हैं 18 घंटे पढ़ते थे, कोई कुछ कोई बोलते हैं तो 16 घंटे। पूरे 3 दिन पढ़ते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो तुम सब पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं वैसे चीज़ें। तो शुरुआत में तो मैं भी 6-7-8 घंटे पढ़ता था, बाद में 10-11 करना पड़ा था लास्ट में। तो 16 तो नहीं थे मतलब? 16 में जो एडवांस क्लियर गया था, निमसेट के लिए 16 जरूरी नहीं है। और कितना टाइम मतलब बोल सकते हैं? 1 साल 2 साल भी बहुत पढ़ते हैं यार लोग। मैंने तो पूरा मतलब एक पूरा कंप्लीट ईयर दिया था। मैंने जून के अराउंड ही स्टार्ट किया था, तो मैंने पूरा 1 साल दिया था। पर मेरा कॉलेज में मैं 3rd ईयर में था, तो इतना अटेंडेंस का इशू तो नहीं था, तो इतना दिक्कत नहीं है। तो अपीयरिंग के साथ क्लियर किया। अपीयरिंग फिर मैनेज कैसे किया दोनों चीज? क्या दिक्कत होती है? अपीयरिंग में एग्जाम भी होता है और उसी टाइम पे निमसेट का एग्जाम भी आ जाता है, तो फिर कैसे मैनेज किया? मतलब वैसे तो नॉर्मल डेली जाने का सीन तो नहीं था मेरा कॉलेज, बस पेपर के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आती थी। उस टाइम मैं क्या करता था, मतलब जितना मिनिमम टाइम हो सकता है तुम इतना ही दो, बाकी तुम फिर निमसेट पे लग जाओ। तुम्हें पता है कि भाई हाँ इतना करके मेरा ये हो जाएगा, इतना पास कर लूँगा मैं, इतना मतलब मेंटेन हो जाएगा, तो इतना ही टाइम दो उसको। मेरे भी मतलब 11 जून को अपना शायद पेपर था, 1 से 8 जून तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे। तो उस टाइम में बस थोड़ा बहुत 1-2 घंटे देख के जाता था और पेपर दे के आया, फिर बाद में फिर से निमसेट का चालू कर देता था, फिर लास्ट में बस कल पेपर है तो 2-4 घंटे फिर देख लिया, ऐसा करता था। मतलब मिनिमम 2 बेयर मिनिमम बस कॉलेज पास करने लायक उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद बाकी सब कुछ टाइम निमसेट पे। ठीक है यार, अभी नेक्स्ट सवाल जो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स के दिमाग में सवाल चल रहा है, जबकि उन्होंने अभी तक निमसेट दिया भी नहीं है। सो ये सवाल ये है यार कि क्या अभी MCA करना NIT TC से वर्थ इट है? क्या निमसेट देना भी वर्थ इट है या नहीं? इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। पर शुरुआत में जैसे मैं कॉलेज आया था, तो जैसे त्रिची का बहुत नाम है, तो मुझे इतना वो वर्थ इट तो नहीं लग रहा था उस टाइम ऑब्वियसली। पर अब धीरे धीरे जब चीज़ें समझ आ रही हैं कि भाई यहाँ क्यों करिकुलम में अपन ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं, तो लग रहा है हाँ भाई वर्थ इट तो है। और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी ड्यूरिंग निमसेट प्रिपरेशन? निमसेट के टाइम पे मैथ के लिए तो RD शर्मा मेनली, और फिर बाद में लॉजिकल रीजनिंग में एक अरुण शर्मा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए गगन प्रताप की एक बुक SSC की वो की। तो मतलब जब तुम बुक लगाते थे तो टॉपिक वाइज लगा रहे हो, तो तुम पूरे क्वेश्चन करते थे कि जैसे RD के अंदर दे रखा है तो पूरे एग्जांपल से लेके इलस्ट्रेशन से लेके पीछे एक्सरसाइज वो पूरा करते थे? हाँ, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था तो उस टाइम मैं पूरे करता था, मतलब लगभग जिस टॉपिक के ज़्यादा ही हार्ड है, मतलब जैसे कुछ RD में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल हार्ड है, तो अपना लेवल इतना होता नहीं है इन निमसेट का, तो उन टॉपिक्स मतलब उन चैप्टर्स के मैंने वो कर दिए थे, अवॉइड कर दिए थे, बाकी मतलब मोस्टली किए थे। और कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक थी? कंप्यूटर के लिए कोई बुक नहीं की थी, मतलब वो मॉक देते देते मतलब जो लगता था भाई हाँ ये चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है तो ये कैसे हो रही है वो देख लेता था, या फिर यूट्यूब से सर्च करके देख लिया भाई हाँ कौन सा टॉपिक देख लिया, या फिर किसी से पूछ लिया भाई ऐसे सवाल कैसे करने हैं। और इंग्लिश को कितना टाइम दिए ये बताइए? बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इंग्लिश पे तो 80 नंबर थे, जब भी यही सोच रखा था कि भाई भगवान भरोसे 40 हो गए तब तो और अच्छा हो गया। मतलब ध्यान नहीं छोड़ ही दिया। छोड़ दिया बस।
सही तो है। ये क्लियर है, पहले ध्यान नहीं देना इस जैसा कि तुमने 1 साल कोचिंग की है और कुछ बच्चे कोचिंग करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सेल्फ प्रिपेयर है, कुछ टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो क्या बेटर रहता है? मतलब ऑब्वियसली अगर तुम कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग लो, क्योंकि मेन डिफरेंस क्या आ जाता है, डिसिप्लिन का भी आ जाता है। एक तो कोचिंग में तुम्हें डिसिप्लिन आ जाएगा, और एक दूसरा जो बेस्ट है उसका कि इन्वायरमेंट मिल जाता है तुम्हें। सभी बच्चे आसपास, तुम्हारे सभी दोस्त भी वही कर रहे हैं, तुम सभी इकट्ठे एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम उनसे सीख भी कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो, बाद में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं तुम्हें। तुम वो उसकी अप्रोच अलग है, तुम्हारी अप्रोच अलग है, तो काफ़ी सीखने को मिलता है। इन्वायरमेंट मतलब कोचिंग में मतलब मेनली इन्वायरमेंट का बेनिफिट मिलता है। देखो वही है कि सेल्फ प्रिपरेशन में ऐसा होता है ना कि तुम रेस में अकेले दौड़ रहे हो, लेकिन वहीं पे अगर तुमको कोचिंग इन्वायरमेंट मिलता है ना, तुम्हारे पास वाला ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तुम सोचोगे नहीं यार ये भी तो कर रहा है, मेरे को भी करना पड़ेगा। ऐसे करते करते ना तुम बस खुद ही ग्रो करते हो, इसीलिए कोचिंग सही लगती है। और हाँ। क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन में प्रॉपर पाथ नहीं होता कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और अकेले ही मॉक दे रहा है और कुछ पता नहीं चलता। Evaluate भी नहीं कर पाते हो। हेल्दी कंपटीशन में नहीं आ पाते मेनली अपन, तो वो कोचिंग में होता चलो अभी जैसे लास्ट के बस 2 मंथ बचे हैं ना निमसेट के, तो तुम्हारा क्या मेंटल स्टेट था उस टाइम पे कि कैसा क्या करना है? मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज भी सारे कंप्लीट करना है। मतलब लास्ट में मतलब रिवीजन, अब तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे लेके तो नहीं बैठ सकते। मैं तो मॉक ही देता था मोस्टली, क्योंकि मेरा सिलेबस तो लगभग कवर हो चुका था, तो मॉक ही देता था। फिर जैसे कोई मॉक दिया, 1-2 मॉक दिए, मुझे लगा कि हाँ ट्रिग्नो में दिक्कत आ रही है, तो मैं वो टॉपिक ले मतलब उसको थोड़ा टाइम दे के उसको एक बार कवर कर लिया, ऐसा करता था। और मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते थे? क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते जाते हैं और उनको एनालाइज नहीं करते। हाँ मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे तुमने मॉक दिया, तो दूसरा मॉक तुम तभी दो जब तुम पहले वाला एनालिसिस पूरा कर चुके हो। और तुम मान लो 2 घंटे में मॉक दे रहे हो, तो 2 घंटे तुम एनालिसिस में भी लगेंगे, लग सकते हैं। कभी इजी पेपर हो तो 1 घंटा भी लग जाएगा, पर 2 घंटे 2-2.5 घंटे भी लग जाएंगे। तो उतना टाइम दो, क्योंकि जितना मॉक देना जरूरी है उतना ही उसका भाई एनालिसिस करना भी। एनालिसिस में करते क्या है? एनालिसिस में जैसे जो गलत मतलब जो क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम, वो तो ऑब्वियसली करो, देखो कैसे हो रहे हैं सॉल्व। और जो मान लो तुमने कोशिश किया, तुम अटक गए उसमें, टाइम ज़्यादा चले गया तुम्हारा उसमें, तुम उस क्वेश्चन को देखो कि भाई इसको किसी शॉर्टकट से भी कर सकते हैं क्या, इसमें कैसे टाइम सेव कर सकते हैं। तो मतलब जो उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक आ रही है तो वो लिख लो, हाँ, ऐसा वो- भी कर सकते हैं। या फिर कुछ नया क्वेश्चन दिख गया, नया कॉन्सेप्ट दिख गया, हाँ वो पैटर्न। तो उसको एक बार यूट्यूब पे जाके गो थ्रू कर लो, एक बार क्या सीन चल रहा है, तो वो कर सकते हैं। यार तुम्हारा CUET का स्कोर क्या था? CUET का मैंने एग्जाम तो दिया था, पर उसके पहले निमसेट का रिजल्ट आ गया तो मैंने चेक ही नहीं किया। जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। है। क्योंकि तुम कोचिंग से थे, तो कोचिंग में क्या होता है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कोई 18 घंटे पढ़ता है, कोई 18 घंटे पढ़ता है, कोई सोता ही नहीं है, हाँ। तो पता रहता है। और नंबर भी कभी कभी कम आते हैं, तो डिमोटिवेशन होता है, भाई हमको भी पढ़ाई ज़्यादा करनी है और नींद कम लूँ, तो इसको ओवरकम कैसे करते थे? मतलब 6 घंटे तो तुम नींद लो ही, और जैसे तुम बाकी कितने घंटे सो रहा है, कोई कितनी मेहनत कर रहा है, वो तो है ही, बट तुम दूसरे के नंबर अच्छे आ रहे हैं उसको देख के खुद डीमोटिवेट मत हो। तुम कंपेयर करना, ऑब्वियसली कंपैरिजन थोड़ा हो ही जाता है कि हाँ भाई उसके इतने आ रहे हैं, इसके इतना आ रहे हैं, पर इतना नहीं होना चाहिए। तुम उसके मतलब देख रहे हो कि भाई उसको ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, उससे डीमोटिवेट हो रहे हो। तुम अपने पे ध्यान दो और तुम इम्प्रूव कर रहे हो वो देख के। तुम बोल रहे हो कि डिमोटिवेट मत हो, लेकिन डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। हाँ तो तो उसके लिए क्या करते थे? मैं तो क्या करता था, दबक के सोता था 1-2 घंटे उससे हाँ, सारा डिमोटिवेशन खत्म हो जाता था। तुम क्या करते थे मतलब? हाँ थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ और एक्टिविटी कर लो, फिर बाद में जैसे फिर कि से कहीं मक्कारी तुम की क्या तो करते थे यार? घूमने चले जाओ नहीं कहीं होती। 1-2 घंटे, कुछ और गेम खेल लो, जैसे पबजी वबजी वीडियो खेल देख लो। सकते हो। मतलब वो नहीं छोड़ना है फोकस, हाँ। कि फोकस बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो। हाँ कुछ छोड़ दे, है ना? क्योंकि तुमको पता है निमसेट का नया सिलेबस आ चुका है, पैटर्न वगैरह चेंज हो चुका है, सिलेबस सेम है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? पैटर्न का मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्या चेंज हुआ है। पैटर्न बता देते हैं। तो Pattern। 70 मिनट दिए जा रहे हैं, अलोकेट हो गए मैथ्स के लिए, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन है, अच्छा। और ऐसे ही रीजनिंग के लिए कुछ टाइम एलोकेटेड है, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश के लिए कुछ टाइम एलोकेटेड, तो टाइम एलोकेटेड है। तो उसमें क्या करें? ज़्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम भी मैं क्या करता था, एक सेक्शन पे हूँ तो मैं एक सेक्शन ही करता था, मैथ के बाद में स्विच नहीं करता था। उसका क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, तुम ना उधर फोकस कर पा रहे हो ना उधर फोकस कर पा रहे हो। तो मतलब मैं ऐसे ही करता था, मैथ के लिए अराउंड मैं 62, 65, 70 मिनट देता था। तो वही है, तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, एक सेक्शन उठा के तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो मेरे को लगता है कि मतलब एक तरीके से प्लस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ मैथ ही करते रह जाते हैं और वो रीजनिंग छोड़ देते हैं, जबकि रीजनिंग का पार्ट कई बार इजी आता है। तो वो एक तरीके से प्लस पॉइंट भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। इस पेपर में वही तो हुआ है। हाँ, डिग्री इस में बार बच्चे पता है क्या करते हैं, सिर्फ मैथ ही खींचते रहे वो, मैथ खींचते हैं और इस बार पूरा पॉइंट्स के क्वेश्चन हाँ। आ गए। तो वो उस तरफ रहेगा। तो लेकिन- वैसा भी प्लस पॉइंट भी मान सकते हो, ऐसे डरना नहीं है
कि तुम डर रहे हो कि एक एलोकेट टाइम हुआ है तो फिर उसके अंदर ही करना है, एक प्लस पॉइंट होगा आपकी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है, अपन मॉक दे रहे हैं तो अपन नॉर्मल लास्ट में थोड़ा इजी, मतलब निमसेट का एग्ज़ाम थोड़ा इजी रहता है, तो अपन मतलब 40 बन जाते हैं, 45 वगैरह मॉक में बनने लग जाते हैं अपने। तो अपन क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाने लगते हैं कुछ कुछ बच्चे कि भाई हाँ इतने तो करके आने ही है, इतने कर पाए तो भाई यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, इतना हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो वो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस क्या लेवल आने वाला है। हो सकता है तुम 30 करो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है तुम पेपर इतना ईजी आ जाए तुम 40 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, जाओ और लाइन वाइज क्वेश्चन करने लगो, और ये मत देखो कि भाई कितने अटैम्प्ट हुए, कितने करने चाहिए थे। पिछले साल भी बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे कि उनसे 30 ही बन रहे थे, पर उन्हें लगा कि भाई 30 में कुछ होगा नहीं, 40 उन्होंने कर दिए, बल्कि रॉन्ग और ज़्यादा कर बैठे। क्वांटिटी पे मतलब ध्यान नहीं देना है, हाँ मतलब ऐसे क्वालिटी पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन आते हैं वही वो करो। mainly। नेगेटिव नहीं खाना है। तुक्का नहीं मारना है, मतलब वो है कि 30 बन गए लेकिन यार मॉक में तो 40 बनते थे, हाँ वो नहीं तो और ऐसे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो बस आधा आंसर आया, हाँ ये हो सकता है, दिया तुक्का। तुम रिस्क कम नहीं लेना है फालतू। तुम कम कर पा रहे हो, ऑब्वियसली पेपर फिर हार्ड है, तो कट ऑफ भी उतनी कम तो जाएगी। सबके लिए फिर हार्ड हो, तुम्हारे लिए नहीं। यार ये बता कि रैंक लगाना मतलब कुछ अलग बात होती है क्या यार? ये तो रैंक जैसे सिंगल डिजिट रैंक कैसे लग जाती है लोगों की यार, कैसे कुछ अलग करते हैं क्या लोग? मेरे को भी खुद एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं भी बस यही सोच के गया था कि भाई हाँ भाई हो जाए किसी ना मतलब एक किसी नॉर्मल लड़का बस सिंगल डिजिट रैंक मार देगा? हाँ मार देगा, मारने मैं मतलब कोई भी मार सकता है सिंगल कोई भी डिजिट मार सकता है। मैं खुद सरप्राइज हो गया था। तो तेरा कुछ ऐसे बैकग्राउंड तो नहीं था जेईई का बैकग्राउंड? नहीं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं जेईई का बैकग्राउंड तो है वही लोग टॉप करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, मैं 10th तक मतलब थोड़ा पढ़ाई में ठीक से था, फिर बाद में मैं थोड़ा पबजी की साइड में ज़्यादा चले गया था। गेमिंग से फिर देखा कि भाई BCA में भी 1-1.5 साल तक मैं वही पबजी की तरफ ज़्यादा था, फिर समझ आया कि भाई हाँ इसको कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, कुछ और देखना पड़ेगा। फिर थोड़ा देखा कि भाई निमसेट विमसेट क्या ऑप्शन था मेरे पास, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाली इस फील्ड में इसमें इंटरेस्ट भी था। फिर मैंने देखा कि भाई IMC अच्छा ऑप्शन है, तो फिर मैंने 3rd ईयर में कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर कंप्लीट 1 ईयर मैंने प्रिपरेशन की। सो ये बता तेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, मतलब पूरा थ्रू आउट द जर्नी निमसेट का क्यों तू NIT आना चाहेगा? क्या मोटिवेशन रहेगा किसी एक एस्पिरेंट का? मेनली प्लेसमेंट का तो ऑब्वियसली है ही, फिर बाद में मतलब जो तुम्हें यहाँ इन्वायरमेंट मिलता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल कंपनीज कॉलेज का इतना नहीं देखती हैं ऑब्वियसली, बट तुम बाहर से प्लेसमेंट ले सकते हो ऑफ कैंपस। कंपनीज मतलब पहले ज़्यादा कंसिडर होता था ये फैक्टर, अब इतना नहीं है, बट जो इन्वायरमेंट तुम्हें मिलता है, तुम प्रेशर हैंडलिंग चीज़ें काफ़ी मैनेज कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि भाई आसपास लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लाइक माइंडेड पीपल और तुम्हारा वो सब चीज़ें बेनिफिट है। तो यार अब आखिरी के कुछ महीने बच गए हैं निमसेट के लिए, आखिरी के कुछ महीने में क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या प्रिपरेशन में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बच्चे, वो बता दे बस फाइनली। मतलब सभी अलग अलग सिचुएशन पे होंगे अभी, कुछ का तो भाई पूरा सिलेबस हो चुका होगा, मॉक दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, कुछ का ऐसा होगा कि भाई सिलेबस हो गया है काफ़ी, पर उन्हें लग रहा है कि भाई हमारा सिलेबस हुआ नहीं है, ये पार्ट कवर नहीं हुआ, इसके बाद मॉक देना शुरू करेंगे। तो अब तो तुम्हें मॉक देना ही चाहिए, डेली मॉक देना चाहिए लगभग, और डेली उसका एनालिसिस करो, फिर अगला मॉक दो। और अब तो मॉक से मतलब बेस्ट बेनिफिट तुम्हें मॉक से ही मिल सकता है, क्योंकि जितना इम्प्रूवमेंट मॉक से देने से आता है वो बाकी चीज़ों से नहीं आता। और अब जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कवर नहीं हुआ सिलेबस, तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ नहीं सकते तुम, तो तुम क्योंकि मान लो जो तुमने टॉपिक छोड़ दिया उसका कोई इजी क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन इजी आ गए, तो तुम्हारे 36 नंबर तो यहीं चले गए, 3 क्वेश्चन भी आ गए तो 36 नंबर तो ऐसे ही चले गए। तो वो नहीं कर सकते, मतलब बेसिक तो कवर कर ही लो सभी का जो बचे हुए टॉपिक हैं। मैंने क्या देखा है, कई लोग लास्ट का टॉपिक जैसे कैलकुलस हाँ मेनली छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे देते हैं। कैलकुलस में बहुत, तो वो उसके कई इजी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा पढ़ के जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, तो कम से कम फॉर्मूला तो याद ही रखे। मतलब एकदम ही डीप में ना घुसे, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स तो छोटे पता हो, सब कुछ कवर हुआ हो आपका, मतलब डीप में ना पता। कि ना हर टॉपिक को मास्टर करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उसको एवरेज कर लोगे तो भी है, क्योंकि निमसेट का लेवल भी इतना हाई है नहीं, इजी क्वेश्चन से आते हैं, कुछ ही रहते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 10 रहेंगे जो थोड़े ज्यादा अच्छे लेवल के रहेंगे, बाकी एवरेज रहते हैं। इस बार मतलब अब इस टाइम पे तुम्हें मतलब ये RD के एग्जाम्पल कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तुम्हें क्वांटिटी पे फोकस करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें और टाइम कंस्ट्रेंट में लगा लें। वही अब क्वेश्चंस पे नहीं, अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। और क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं क्या, यानी क्वेश्चन से याद मत रटना करो, बोलना है कि रटना एक तरीके से बोल सकते हैं, रट ले क्या जो हो नहीं रहे, समझ में भी नहीं आ रहे, देखो, लेकिन चांस है वो आ सकते हैं, तो मैं अगर रट लूँ, क्योंकि निमसेट डायरेक्ट उठा के देता है कई क्वेश्चन,
तो उनको रट लूँ क्या? तुम मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते भाई तुम क्वेश्चन रट लोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन आए, और वो भी कितने क्वेश्चन रट लोगे तुम। तो कॉन्सेप्ट आता होगा तुम तभी कर पाओगे, अगर थोड़ा भी उन्होंने चेंज किया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और गलत और कर बैठोगे। तो इससे बेटर ये है कि रटना उठना तो छोड़ो, बट हाँ तुम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है लास्ट के कम से कम एटलीस्ट 4-5 ईयर के तुम 2-3 बार लगा लो, ताकि वो क्वेश्चन आए तो तुम टाइम बचा सको उनमें, वो तुम क्वेश्चन मतलब अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली रटना जैसा कुछ नहीं होता, वो बस बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर तुम स्टेप्स खा जाते हो, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, वो हो गया, उसको रटना बोलते हैं हम लोग। यानी तुमने क्वेश्चन समझ लिया लेकिन अब तुम बस डायरेक्ट टिक कर रहे हो अगर पेपर में आ गया तो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने रट रखा है। और आपको स्टैटिस्टिक्स बता दें तो 2020 से लेकर 2022 के जो 3 साल के पेपर्स थे वो बहुत इजी बने थे। सो वहाँ पे मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे जो रट के लोग ने आराम से 90 ट्रीसी भी आ गए हैं। सो वैसे भी पेपर्स आएंगे तो हाँ रटना वर्क करेगा। कुछ बच्चे मैथ्स होते हैं बैकग्राउंड, कुछ बच्चे नॉन मैथ्स होते हैं। तो मैथ वाले तो चलो ठीक है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन नॉन मैथ वालों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह कुछ। मतलब मैं तो मैथ से ज़्यादा मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं, बट नॉन मैथ वालों को ऑब्वियसली दिक्कत आती है, और स्पेशली कैलकुलस में बहुत दिक्कत आती है, मैंने देखा उन्हें। तो मतलब उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और एक्चुअली में क्या होता है शुरुआत के टॉपिक्स तुम्हारे स्लो चलते हैं, जैसे कोचिंग होते हैं तुम खुद कर रहे हो, और लास्ट में जब कैलकुलस पे आता है मेन, वहाँ स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं कोचिंग में भी वैसे भी, तो वहाँ तुम्हें दिक्कत आती है, तो तुम्हें कैलकुलस का मैनेज करना पड़ेगा। तो कैलकुलस को तुम्हें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मतलब तुम छोड़ तो सकते नहीं हो। तो जब नॉन मैथ मतलब जब कैलकुलस जैसे टॉपिक चले हैं जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, तुम उसमें ज़्यादा टाइम देने लग जाओ ये मैथ पे ज़्यादा। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं या फिर लाइब्रेरी जाते हैं और बैठ के कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता। तो मेन चीज़ ये रखो, जैसे तुम सुबह जा रहे हो तो उससे पहले कुछ गोल बना लो कि आज मेरे को ये टॉपिक के इतने क्वेश्चन करने हैं, जैसे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से, तो उतने तो करो ही कम से कम, क्योंकि फिर दिन का कोई वो नहीं निकलता। और गोल भी अचीवेबल बनाना चाहिए। हाँ, गोल ऐसे ऐसा नहीं बनाओ कि- कि तुम कर पाओ। और क्या होता था कि बच्चे जब अपने एस्पायरेंट साथ में रहते हैं, जो अगर मतलब वो अपन से आगे चल रहे हैं काफ़ी, तो उस स्ट्रेस को कैसे कम करता था, क्योंकि कई बार अपने ऊपर प्रेशर पड़ता है उससे भी कि आसपास वाले अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या करता है? प्रेशर तो बनता ही है ऑब्वियसली, पर मतलब वो भी अच्छा है, वो भी बनना चाहिए, पर एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम दूसरे को से कंपेयर करे जा रहे हो और तुम उदास हो जा रहे हो, डिमोटिवेट हो जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। एट दी एंड तुम्हें पता ही है करना क्या है, पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली, तो तुम क्या करो, थोड़ा ब्रेक ले लो आराम से, फिर बाद में मतलब लग जाओ, और तो क्या ही है। तो यार विवेक, एक आखिरी सवाल हम लोग करेंगे यार, जो तेरा एग्ज़ाम डे था, लास्ट डे था, उस वक्त तेरा रूटीन क्या था? मतलब तू तेरी बॉडी प्रॉपर वो उस आ पाई थी, फ्लो में थी या नहीं थी? कैसा एग्ज़ाम के बाहर, सेंटर के बाहर क्या था माहौल, एग्ज़ाम देने के बाद क्या था माहौल, एग्ज़ाम के वक्त माइंडसेट क्या था, सब कुछ बता दे। मतलब क्या हुआ था, मेरा 1 तारीख से लेके 11 जून को एग्ज़ाम था, 1 जून से लेके 8 जून तक मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे, तो मेरा थोड़ा फ्लो बिगड़ा तो था, पर फिर बाद में मतलब मेरे को मतलब 8 जून के बाद ऐसा लगने लगा था कि भाई फ्लो टूट गया है थोड़ा, तो मतलब थोड़ी दिक्कत आई, मेरे को भी लगा था कि कॉन्फिडेंट इतना नहीं था मैं। पर फिर मैंने सोचा कि भाई ये इतने 8 दिन से फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला, जो मेरी साल भर की मेहनत होगी वही काम आएगी। तो फिर बाद में मतलब मैंने क्या कर दिया, 10 तारीख को मैं कुछ नहीं पढ़ा, बस थोड़ा रिकैप मतलब फॉर्मूले थ्योरी ये पढ़ो, और क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंस मतलब तुम्हें ऐसा है भाई हाँ जो पढ़ा है जो होगा देखा जाएगा, अब तो बस फिर चले जाओ अगले दिन बस। और बस ये मतलब ये मत करो कि तुम एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि हाँ इतना अटैम्प्ट करूँगा ये सब ये। और एग्ज़ाम डे पे मतलब कैसा फील हो, रात को नींद आई कि नहीं आई भाई? नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, क्योंकि मॉक भी मैं देता था उसी टाइम पे देता था, और मतलब जो नॉर्मल शेड्यूल था मेरा भी वो भी ऐसा ही था कि मैं इतना टाइम सोऊंगा, रात को भी मतलब जल्दी सो जाता था। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने में एंग्जाइटी वगैरह कुछ? नहीं मतलब चिल था। फिर भी एग्जाम देने के बाद ऐसा तो लगा होगा ना कि कुछ भी हो सकता है, कि अब तक बच्चों ने कई बोल रहे थे 45 कर दिए मैंने, तो कोई बोल रहा था 40 कर दिए मैंने, तो मतलब मैं देखा मतलब डर नहीं लगा कैसे कुछ? मतलब जो भी मैं जानता था मतलब आपस में सभी की मतलब सभी के पेपर जो एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई हाँ ईजी आता है, वैसा तो नहीं था, पर मतलब मैंने देख लिया था कि हाँ भाई पेपर गया तो ठीक ही है, और ऐसा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, बड़ी मिस्टेक तो नहीं हुई है मेजर, और मतलब ठीक हुआ है पेपर, मैं देख लिया था। और क्योंकि बाकी सभी का भी मतलब सभी यही कह रहे थे कि हाँ इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना अच्छा नहीं हुआ, तो मतलब मैं देख लिया था कि हाँ उस बात से डर नहीं लगा था जब कुछ लोग बोल रहे थे कि 700 जाएगा कट ऑफ? हाँ। वो मुझे जो लोग बोल रहे थे मैं उनको जानता था, तो उनकी बात में कोई बात नहीं है।
और हाँ तुम मतलब लास्ट डे जा रहे हो तो मतलब उससे पहले तुमने मतलब प्रीवियस ईयर पे तो एक बार नज़र डाल लेना, क्योंकि ये निमसेट में ऑब्वियसली रिपीट तो होता ही है। रटने का वैसे मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, बट हाँ प्रीवियस ईयर तो तुम्हें अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। फिर भी अगर लास्ट के 2-3 ईयर के देखे हुए मिल रहे तो क्या ही टाइम बच जाएगा। यार वैसे ही PYQ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, तो उन सभी को समझने में ही ज्यादा बेटर है। हाँ समझ लो इतनी तो क्वेश्चन 2-3 में लगा लो। Time क्या बचता पता है उसी काफी। पैटर्न पे अगर दूसरा क्वेश्चन आगे से वैल्यूज चेंज रहेगी तो अच्छा रहेगा ना करने में। हम्म।